हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के लिए एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं और 18 को उसका एग्जाम है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी एक सीरीज शुरू करी हुई है जिसका हम आज पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिजिक्स के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप साथ में क्वेश्चन का आंसर देके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो और साथ में अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो आप उससे रिलेटेड फैक्ट्स को लिख भी सकते हो। तो इससे जो आपकी तैयारी है वो और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। माय नेम इज नितिन वशिष्ठ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। द क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्काई लुक्स ब्लू बट द सनसेट आर रेड विद दिस रेफरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो मतलब जैसे कि स्काई तो हमें ब्लू दिखती है बट सनसेट के टाइम पे क्या होता है, वो रेड कलर की होती है। तो इसका रीजन क्या है, इस रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट दी हुई है, उनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है शॉर्टर वेवलेंथ आर स्कैटर मोर लाइट इजिली देन लॉन्गर इन द एटमोस्फेयर। ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में बोला हुआ है व्हेन सन इज क्लोजर टू द हॉरिजन देयर इज मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। सॉरी। देखिए यहां पर हमें बोला हुआ है कि करेक्ट कौन सा है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉर 2। तो देखो क्या बोला हुआ, पहले बोला कि शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर मोर। तो जितनी शॉर्ट वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो ज्यादा स्कैटरिंग करेगी और जो इजिली देन द लॉन्गर वेवलेंथ, तो लॉन्गर वेवलेंथ स्कैटर नहीं करती इतना जितना शॉर्टर वेवलेंथ स्कैटर करती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो राइट है। सेकंड में बोला है व्हेन सन इज क्लोजर टू द हॉरिजन देयर इज मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। तो रेड लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा नहीं होती क्योंकि रेड लाइट की क्या होती है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, तो वो विदाउट स्कैटर किए ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल कर पाता है रेड कलर। तो उसकी वजह से रीजन क्या है उसका कि उसकी स्कैटरिंग का सबसे लीस्ट होती है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर मतलब स्टेटमेंट 2 है वो क्या हो जाएगी, रॉन्ग। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैसे जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो ज्यादा स्कैटर करती है और जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है उनकी स्कैटरिंग कम होती है। तो इसलिए आपने देखा होगा जब कभी भी डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं तो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉग लाइट्स में जो अपनी होती है वो येलो कलर की होती हैं। तो इनका रीजन यही होता है कि इनकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, ये स्कैटर बहुत कम करती हैं। अगर जितनी कम फैलेंगी तो उनको देखना उतना ज्यादा ईजी रहेगा। तो वही रीजन है कि ये सारे सिग्नल्स वगैरह, ठीक है, ये सारे इन कलर के बनाए जाते हैं जिनकी वेवलेंथ ज्यादा लॉन्गर होती है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो पूछा हुआ है कि द इमेज प्रोड्यूस बाय कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज रियल इमेजेस। सेकंड में बोला हुआ है The images produced by flat mirrors are always virtual images. थर्ड स्टेटमेंट में बोला हुआ है converging lens can produce virtual as well as real images. हमसे पूछा हुआ कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोला हुआ है कि जो इमेज बनती है हमारी कॉनकेव मिरर से वो हमेशा क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। तो अगर आपको कॉनकेव मिरर के सारे केसेस पता है तब तो आप इस स्टेटमेंट को सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि बस एक कंडीशन है, मतलब जब एक प्लेस पे जो इमेज होती है कहां पे होती है, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो जब कभी भी हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है जो फोकस और पोल के बीच में होता है, मतलब इस पोजीशन पे होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट, तो उस केस में क्या होता है, यहां से लाइट स्ट्राइक करके आती है, ठीक है, और यहाँ के पास से यहां निकल जाती है, ठीक है, और दूसरी लाइट यहां स्ट्राइक करती है और यहाँ पे बाहर की तरफ निकल जाती है। तो यहां पर तो ये कहीं मिलते नहीं है, तो इनको पीछे की तरफ हमें बैकवर्ड फ्लो करवाना पड़ता है और ये यहां पर इमेज बन जाती है। तो इस केस में देखो क्या बन रहा है, इमेज मिरर के पीछे बन रही है, ठीक है, और आगे यहां सामने तो बन नहीं रही, मतलब यहां पर कौन सी बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है। बट यहां पर बोला है इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज रियल इमेजेस। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड में पूछा है फ्लैट मिरर्स प्रोड्यूस्ड वर्चुअल इमेजेस, कि जो फ्लैट मिरर होते हैं हमेशा ही, मतलब जो हमारे प्लेन मिरर्स होते हैं हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, जो प्लेन मिरर की क्या होता है बिहाइंड द मिरर इमेज बनती है, तो वहां पर क्या होती है हमेशा वर्चुअल इमेज होती है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट हो जाएगी। तीसरा बोला है कन्वर्जिंग लेंसेज कैन प्रोड्यूस वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेजेस। देखो जो कन्वर्जिंग लेंस, देखो लेंस है तो लेंस में देखो क्या होता है हमेशा ही
अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो एक स्कैटर करके यहाँ पर भी क्या होता है, फोकस होता है, और हमारा यहाँ पर क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो एक तो स्ट्राइक करके फोकस में से बाहर निकलती है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से बाहर निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर मिलती है ये पीछे मिरर के। तो यहाँ पर भी हमेशा क्या बनती है, वर्चुअल बनती है, रियल इमेज कभी नहीं बनती हमारे लेंस के केस में। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग। फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग है, बस सेकंड करेक्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओनली 2 इज करेक्ट विल बी द राइट आंसर। सो देखो आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देने का यही रीजन है कि आपको सारे एस्पेक्ट पता चल सके, कि अगर आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ना भी दिया हो तो आपको यहां से पढ़ के पता लग सके कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो इससे आपके 3-4 क्वेश्चन तो क्लियर हो चुके हैं कि हमारे पता लग गया कि लेंस हमारे क्या बनाते हैं, हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं हमेशा ही। कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज नहीं बनाते, एक कंडीशन होती है जिसमें वो वर्चुअल इमेज भी बनाते हैं। अगला फ्लैट मिरर्स हमेशा क्या बनाते हैं, वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं। तो आपको ये 3 फैक्ट क्लियर हो चुके हैं एक क्वेश्चन में ही। सो होप सो आपको ये इंफॉर्मेशन सारी मिल चुकी होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, व्हेन द व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग फेस ऑफ द मिरर प्रिज्म, ठीक है। जब व्हाइट लाइट फॉल करती है प्रिज्म के रिफ्लेक्टिंग फेस के ऊपर तो क्या होता है, रेड वेव्स अंडरगो लीस्ट डेविएशन। हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला हुआ है कि रेड वेव में सबसे लीस्ट डेविएशन होती है। सेकंड में बोला हुआ है वेव्स विद लॉन्गर वेवलेंथ डेविएट लेसर, ठीक है, कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम डेविएशन होगी। थर्ड में बोला हुआ है द फिनोमिनन ऑफ डिफरेंशियल डेविएशन ऑफ रेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन, ठीक है। तो मतलब जो अलग अलग रेज की डिफरेंशियल डेविएशन होती है, ठीक है, तो उसको ही क्या बोलते हैं, हम डिस्पर्शन बोलते हैं। तो यहां पर बोला है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अभी हमने पढ़ के आए हैं कि जो रेड वेव्स है अंडरगो लीस्ट डेविएशन, ठीक है, ये तो सबसे मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने पढ़ा है कि जो रेड कलर्स हैं वो सबसे लीस्ट डेविएट होते हैं, सबसे लॉन्गर उनकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। अगला बोला हुआ है कि वेव्स विद लॉन्गर वेवलेंथ डेविएट लेसर, तो ये भी है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम उनमें क्या होगी, डेविएशन होगी। थर्ड में बोला हुआ है द फिनोमेना ऑफ डिफरेंशियल डेविएशन इज कॉल्ड डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन वही होता है कि जब स्प्लिटिंग होती है लाइट की, ठीक है, अलग अलग पाथ, मतलब जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होती है, लाइट अलग अलग एंगल से क्या करती है, डेविएट करती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोल देते हैं। तो यहां पर थर्ड स्टेटमेंट भी क्या हमारी राइट स्टेटमेंट है। तो यहां पर बोला हुआ है 1 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 और 1, 2 एंड 3। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज 1, 2 एंड 3 सारे क्या होंगे, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, तीनों ही यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 स्टेटमेंट से आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मिरर में मतलब प्रिज्म में होता क्या है। देखो ये जो इंसिडेंट रे आती है, अब होता क्या कि ये हमारा ये है रेयर मीडियम, ये वाला बाहर वाला मीडियम है जहां पे ये एयर वाला मीडियम है, ठीक है। यहाँ पर ग्लास के अंदर एंटर कर रही है हमारी रेज, तो रेयर से डेंसर मीडियम में रेज जा रही है। तो देखो ये यहां से जब रे फॉल करती है तो ये हमारा क्या है, ये वाला नॉर्मल है। अब होता क्या है, जब कभी भी रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो कहां पे बेंड करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, जाना तो उसको ये पाथ फॉलो करना चाहिए था, ठीक है, बट क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होने की वजह से इसकी बेंडिंग होगी। अब अंदर तो मीडियम पूरा सेम था तो इसलिए उसने स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया कि अंदर तो सीधा पूरा मीडियम सेम है। अब यहां पर भी क्या होना चाहिए था कि लाइट को तो सीधा चला जाना चाहिए था, बट यहां पर क्या हुआ, फिर से मीडियम आ गया, यहां पर अब डेंसर मीडियम है और बाहर क्या है, रेयर मीडियम है। अब जब डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट जाती है तो क्या करती है, डेविएट करती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है, उससे दूर डेविएट करेगी, तो यहां से जो इमेज निकलेगी इसको क्या बोलते हैं, या रे निकलेगी इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो देखो जो ये इंसिडेंट करी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। अब एक्चुअल में तो लाइन ये थी ओरिजिनल हमारी जो रे थी, ठीक है, बट लास्ट में जो पहुंची है वो कौन सी पहुंची, ये वाली रे पहुंची है। तो ये जो एंगल बन जाएगा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं, ठीक है। तो पूछा जाता है कि एंगल ऑफ डेविएशन किनके बीच में बनता है, तो बनता है वो इंसिडेंट रे के बीच में और इमर्जेंट रे के बीच में, और जो उसका एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोल देते हैं। तो ये सारा वो होता है हमारा प्रिज्म के अंदर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड नहीं है।
तो देखो फ्रिक्शन होता क्या है कि जब जब कभी दो सरफेस आपस में कांटेक्ट करते हैं तो जो फोर्सेस लगती है उनके बीच में, ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, उसको फ्रिक्शनल फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। बट होता मतलब ये एक तरह कांटेक्ट फोर्स है, ये तभी लगेगी जब ऑब्जेक्ट के आएंगे आपस में कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको एक और चीज क्लियर होगी, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कांटेक्ट फोर्स होती है। अब मैंने बोला तभी लगती है जब दो सरफेस आपस में इंटरलॉक करते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे को मूव करते हैं तो उसकी वजह से जो फोर्स लगती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कि अब देखो हमें पता है कि जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा फ्रिक्शन क्या होगा, उतना मतलब उतना किसी भी चीज को मूवमेंट में डिफिकल्टी होगी। अगर सपोज करो कि फ्लोर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल है तो आपकी क्या है, फिसलने के चांसेस है, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है, आप सरफेस के कांटेक्ट में आ ही नहीं पाओगे टोटली, क्योंकि बीच में किसकी लेयर आ जाएगी, ऑयल की लेयर आ जाएगी, वाटर की लेयर आ जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रिप बनेगा सरफेस के साथ वो इतना हार्ड मतलब इतना टाइट ग्रिप नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, फिसलने के चांसेस ज्यादा होंगे, मतलब फ्रिक्शन बहुत कम है। उसी तरह अगर कोई उबड़ खाबड़ है, कोई अनइवन पाथ है, ठीक है, जैसे कि ऑफ रोडिंग में होता है, तो वहां पर क्या होता है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े होते हैं या फिर अच्छे से अनइवन प्लेस है वो, तो वहां पर क्या होता है कि जब कोई भी चीज मूव करती है तो वहां पर ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर ये पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का मेथड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज लुब्रिकेशन, ठीक है। अगर हम लुब्रिकेशन करते हैं, मशीन के पार्ट्स में लुब्रिकेशन की जाती है ना, क्यों की जाती है, ताकि वो एक दूसरे पर इजिली फ्लो कर मतलब मूव कर सके। तो इसका मतलब है ये तो रिड्यूस करने का मेथड है, ठीक है, इससे मेथड ये तो रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन को। बाय पॉलिशिंग, पॉलिश करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो गाड़ियों की चेन्स होती है उनके ऊपर भी ऑयलिंग करी जाती है ताकि वो इजिली मूव कर सके, तो वहां पर क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जा रहा है। तो यहां पर ये तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की मेथड है। तीसरा है थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड, जितना ज्यादा सैंड ग्राउंड के ऊपर गिराएंगे तो क्या होगा, ग्रिप ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो ये है थ्रोइंग सैंड ऑन द ग्राउंड इज नॉट द मेथड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन ये बोल सकता है कि फ्रिक्शन जरूरी है कि नहीं है। देखो फ्रिक्शन जरूरी भी है, ठीक है, बट एक्सेस हो जाए तो उसकी वजह से डैमेजेस भी हो जाते हैं। अगर मशीन के पार्ट्स में लुब्रिकेंट ऑयल नहीं है तो आपस में वो घिसते रहेंगे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे, उनकी वजह से जो पर्टिकुलर मशीन की एफिशिएंसी है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर फ्रिक्शन ना भी हो तो उसकी वजह से हमारा मूवमेंट ही बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, हम चल नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ग्रिप नहीं बनेगा सरफेस के साथ। तो फ्रिक्शन अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, ठीक है, कि मतलब नेसेसरी भी है और थोड़ा सा अगर ज्यादा हो जाए तो इसके लिए इसका हमें नुकसान भी है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखो कंजर्वेटिव फोर्सेज ऐसी फोर्सेज होती हैं कि जिसमें अगर हम वर्क डन कर रहे हैं दो चार्जेस को आपस में पास लेके आने के लिए, तो वो पाथ है वो डिपेंड नहीं करता। सपोज करो कि मैंने दो चार्जेस हैं, ये एक चार्ज ए है एक चार्ज बी है, चाहे वो ये पाथ फॉलो कर ले, चाहे वो ये पाथ फॉलो कर ले, चाहे ये पाथ फॉलो कर ले, ठीक है, मतलब कोई भी पाथ फॉलो कर ले। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस केस में क्या होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो सभी केस में ये वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। जो क्या होती है, ये पाथ इंडिपेंडेंट फोर्सेज होती हैं। जो चार्जेस जाएगा, ये चार्ज जाएगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो उनको क्या बोलते हैं, हम कंजर्वेटिव फोर्सेज बोलते हैं। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि इनमें से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स इन एन इलास्टिक स्प्रिंग और डी फ्रिक्शनल फोर्स। सो देखो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक, स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, कि जब वो फोर्स लगती है जब चार्जेस रेस्ट के ऊपर होते हैं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, तो इसका मतलब ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। आ गया मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, मैग्नेट की वजह से लगती है, तो उसकी भी क्या होती है, वो पाथ पे तो डिपेंड करती नहीं है, जितनी ज्यादा पास होगा और दूर होगा उसके अकॉर्डिंग फोर्स कम या ज्यादा होती रहती है, तो ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फोर्स इन इलास्टिक स्प्रिंग को भी जितना ज्यादा हम खींचेंगे उतने ज्यादा पीछे मूव करेगी, तो वो भी पाथ के ऊपर डिपेंड तो है नहीं है। बट यहाँ फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शनल फोर्स दिया हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स देखो क्या होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, मतलब अगर जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जितना कम फ्रिक्शन होगा तो मतलब पाथ पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर चार्जेस किस पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। जबकि हमारे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलास्टिक स्प्रिंग में फोर्स हो गया, ये सारी हमारी क्या होती हैं,
कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। तो बस आपने इतना सा ध्यान रखना है कि जो पाथ पे डिपेंड करती हैं वो हमारी होती है नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं वो होती है हमारी कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6th क्वेश्चन में बोला हुआ है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन बॉडी डज नॉट डिपेंड, कि जो बॉडी की एस्केप वेलोसिटी है वो इनमें से कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी होती क्या है कि ऐसी मिनिमम वेलोसिटी जो बॉडी एक्वायर कर ले ताकि वो अर्थ के सरफेस से बाहर निकल जाए, ठीक है, अर्थ का सरफेस लीव कर दे, तो वो जो मिनिमम फोर्स होती है उसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। जितनी मिनिमम वेलोसिटी से बॉडी मूव करे तो वो होती कितनी है, अगर बॉडी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर बॉडी इतनी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो क्या कर जाएगी, अर्थ के सरफेस को क्रॉस कर जाएगी। तो ये होती है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, कि अर्थ के सरफेस से एस्केप करने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी चाहिए। तो यहां पर पूछा हुआ है किस पे डिपेंड नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ द बॉडी, बी इज रेडियस ऑफ द प्लेनेट, सी इज मास ऑफ द प्लेनेट और डी इज नन ऑफ दिस। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर ए है मास ऑफ द बॉडी, जो एस्केप वेलोसिटी है वो बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती, वो अर्थ की जो या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेडियस पे डिपेंड करती है, और जो जहां से जो ऑब्जेक्ट है मतलब जिसका मास है उस पे जहां से पास करना है, तो मास ऑफ द प्लेनेट के ऊपर, रेडियस ऑफ द प्लेनेट के ऊपर डिपेंड करेगी एस्केप वेलोसिटी। या ना तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ना तो मास ऑफ द बॉडी के ऊपर कि जो बॉडी जिसको फेंक रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करती। बस उसको ये है कि इतना अचीव करना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ताकि वो सरफेस को स्केप कर सके, सरफेस से बाहर निकल सके। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज मास ऑफ द बॉडी विल बी द राइट आंसर। तो यहां से आपको सीधा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ के सरफेस से बाहर निकलने के लिए, तो कितनी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 में बोला हुआ है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज हाइड्रोलिक लिफ्ट बेस्ड, कि जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है, ठीक है, वो किसके ऊपर, मतलब उनके अंदर लिक्विड डाला जाता है, ठीक है, एक का जो सरफेस मतलब एरिया होता है वो कम होता है, दूसरे का एरिया ज्यादा होता है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऑप्शन नंबर इज पास्कल लॉ, बी इज बर्नौलीज प्रिंसिपल, सी इज स्टोक्स लॉ, डी इज टॉरिसेलिस लॉ। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दैट इज पास्कल्स लॉ, कि पास्कल्स लॉ क्या बोलता है कि किसी अगर लिक्विड स्टैटिक कंडीशन में है तो वो एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हर एक हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर हर एक डायरेक्शन में सेम फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो हमारा पास्कल्स लॉ बोलता है। बर्नौलीज प्रिंसिपल हमें पता है कि जो सम रहता है प्रेशर एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इनमें से अगर एक चीज बढ़ेगी कि प्रेशर एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में से कुछ ना कुछ कमी आएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कुछ प्रेशर एनर्जी और हमारा पोटेंशियल एनर्जी में से कोई ना कोई वैल्यू कम होगी, तो वो हमारा होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर है पास्कल्स लॉ विल बी राइट आंसर। तो अब देखो होता क्या है, ये है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो देखो यहां पर होता है क्या कि जब यहां पर स्मॉल प्रेशर अप्लाई करते हैं, यहां पर क्या होगा, हमें बहुत स्मॉल प्रेशर अप्लाई करना होगा, तो यहां पर जो स्मॉल प्रेशर होगा वो यहां पर लार्ज अमाउंट में इस पर्टिकुलर जगह पे लगेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा, यहां पर क्या होगा, एरिया बहुत कम है, तो इसकी वजह से यहां पर क्या लगेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा इस कम एरिया से, इसके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई होगा, तो उसकी वजह से ये लिफ्ट ऊपर उठ जाती है। तो हमें बहुत ज्यादा कम फोर्स लगानी पड़ती है इस जगह के ऊपर, और यहां पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई हो जाती है, ठीक है। मेन रीजन यही है, यहां पर एरिया कम है, वहां पर एरिया ज्यादा है। तो ये है पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड होती हैं, पास्कल्स लॉ के ऊपर। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक मशीन हो गया, तो सारी पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती हैं। तो अब आपको ये पिक्चर से पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस क्लियर हो चुकी होंगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ द न्यूक्लियस, कि इनमें से कौन सी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो न्यूक्लियस के रेडियोएक्टिव डिके की वजह से जनरेट होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज एक्सरेज, बी इज गामा रेज, सी इज रेडियो वेव्स और डी इज यूवी रेज। तो हमें पता है कि जो हमारी गामा रेज होती है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वो जनरेट होती है हमारी रेडियोएक्टिव डिके की वजह से, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक अल्फा रेज निकलती हैं, बीटा रेज भी निकलती हैं और गामा रेज निकलती हैं। तो ये कब निकलती हैं, जब कभी भी जो यूरेनियम जो भी रेडियोएक्टिव का न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होती है, फिशन प्रोसेस होती है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स बाहर या कुछ रेज बाहर निकलती हैं, तो वो कौन सी होती है, अल्फा, बीटा और गामा रेज। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया होता गामा रेज, तो ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर की जो रेडिएटिव डिके की वजह से क्या निकलती हैं, गामा रेज निकलती हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो बोला है व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, कि जब ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा, ठीक है, तो मिरर कॉनकेव मिरर के ऊपर तो साइज क्या रहेगा इमेज का। ऑप्शन नंबर ए इज इनलार्ज्ड, बी इज पॉइंट साइज, सी सेम साइज और डी इज हाईली इनलार्ज्ड। तो देखो कॉनकेव मिरर में, हमारा कॉनकेव मिरर है, क्या बोला उन्होंने, जब ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारा, ठीक है, कहां बोला है, व्हाट इज द इमेज क्या बोला है, साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यहां पर है ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो कैसा बनेगा। अब देखो दो कंडीशन होती है, एक होती है कि हमारा जब कभी भी लाइट आती है पैरेलल फॉल करती है, जब लाइट पैरेलल फॉल कर रही है या रेस पैरेलल ही आ रही हैं, तो वो कहां पे मिलती हैं, फोकस के ऊपर मिलती हैं, ठीक है, जब यहां पर पड़ा हुआ है। उसी तरह जब दूसरी कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट यहां पर पड़ा हुआ है तो वो यहां से स्ट्राइक करेगा, इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करेगा, और यहां पे होगा सी, और ऑब्जेक्ट और यहां से सी पे सीधा जाएगा और यहां पे मिल जाएगा। तो होता क्या है कि उल्टा होता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है तो जो इमेज बनती है फोकस के ऊपर, मतलब ये बनती है पॉइंट साइज इमेज। उसी तरह जब हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस के ऊपर तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बनेगी, ठीक है। तो यहां पर थोड़े से ऑप्शन गलत है यहां पर, कि जो इमेज का साइज कैसे होगा, कि जब ऑब्जेक्ट उन्होंने बोला है ना व्हेन कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट यहां पर है तो जो फोकस पे है तो पहले तो ले यहां स्ट्राइक करेगी, फोकस से बाहर निकल जाएगी, दूसरी रेज सेंटर से ही पास करेगी और उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। तो यहां पर फोकस के ऊपर जब होती है तो इन्फिनिटी के ऊपर मिलती है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जब इन्फिनिटी पे होगी मतलब बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस के ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो वो कहां पे मिलेगा, फोकस के ऊपर मिलेगा, और जब कभी भी ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होगा तो इन्फिनिटी के ऊपर मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, विल बी कि या फिर बोलेगा इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट विल बी इमेज विल फॉलो एट इन्फिनिटी आएगा इसका आंसर। इनमें से कोई भी सेम साइज हाईली इनलार्ज इसमें से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इमेज विल बी एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी किसको बोलते हैं, कि जब कभी भी अगर जैसे मैं बोलूं कि मेरा साइज बहुत ज्यादा, अगर चींटी के साइज, ठीक है, एक स्मॉल सी चींटी और मेरा साइज है, तो चींटी को मेरा साइज क्या लगेगा, बहुत ज्यादा इनफाइनाइट लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमारे इस मिरर से जब कोई चीज बहुत ज्यादा दूर रहेगी तो उसके लिए वो क्या रहेगी, इनफाइनाइट उसको फील होगी। तो इसलिए जब वहां से इमेजेस आती है तो कहां मिलती हैं, फोकस के ऊपर, और जब कभी हमारा ऑब्जेक्ट फोकस के ऊपर होता है तो इमेजेस कहां बनती है हमारी, इन्फिनिटी के ऊपर। तो होप सो आपको ये क्लियर हो चुके होंगे दोनों ही। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द विजुअल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन इज, मतलब जो विजुअल रेंज होती है उनकी जो वेवलेंथ पूछी हुई है, कि विजुअल रेंज की जो वेवलेंथ होती है सोलर रेडिएशन की वो कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज 100 से 400 नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 400 टू 700 नैनोमीटर, सी इज 740 टू 100 नैनोमीटर और डी इज 100 टू 1300 नैनोमीटर। सो देखो यहाँ पर जो विजुअल रेंज की हमारी वो होती है, वेवलेंथ होती है रेडिएशंस की, वो कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। तो आपको यहाँ पर ये रेंजेस की पता होनी चाहिए। तो इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स भी होती हैं। देखो हमें पता है कि ट्रिक से हमने पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो याद किया था कि पहले पर क्या आती है, रेडियो वेव्स आती है, फिर माइक्रो रेडियो मिर्ची, उस पर बोलते थे आई इंफ्रारेड, लव से आता था यूबी, लव से आता विजिबल, आई लव यू से आता था यूवी, फिर आता था एक्सरेज, फिर आता था गामा रेज, ठीक है। तो अगर हम यहां से ये याद रखें कि इसका कितना होता है, 400 से 700 नैनोमीटर होता है। तो अगर मैं यहां से मूव करूंगा, अगर यहां से देखा तो इसका होता है ग्रेटर देन 0.1 मीटर। कितना होता है रेडियो वेव्स का, ग्रेटर देन 0.1 मीटर। माइक्रोवेव्स का कितना होता है, 0.1 से 1 मिलीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। इंफ्रारेड का कितना हो जाता है, 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर हो जाता है। अब यहां पर क्या आ जाएगा यूवी में, यहां पर आ जाएगा 400 नैनोमीटर से 10 से 1 नैनोमीटर तक, और यहां कितना आ जाएगा 1 नैनोमीटर से 10⁻³ नैनोमीटर तक, -3 नैनोमीटर तक, और गामा रेज में आ जाएगा
लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर। सो ये सिंपली थोड़ा सा आप याद रख सकते हो इसको बीच वाली टर्म से रिलेट करके कि इस साइड पे मिलीमीटर वाली होती है, वहां पर नैनोमीटर वाली होती हैं। तो आपको ये थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, उसकी वजह से अब आप ऑप्शन देख के फिर उसके बाद आप आंसर दे पाओगे कि अराउंड जो राउंड ऑफ करके किसके आसपास जो रेंजेस आती हैं, ठीक है, कि उनकी वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ होती है। सो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है कि जो विजुअल रेंज की रेडिएशन की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11th क्वेश्चन में बोला हुआ है इन द न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज इन द फॉर्म, कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर किसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दैट इज D2O, जो क्या होता है, आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का। तो उसको यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो उसका काम क्या होता है, ऑप्शन नंबर इज एक्सेलरेटर की तरह काम करता है, बी इज मॉडरेटर, सी इज अ कंट्रोलर और डी इज कूलेंट। तो देखिए जो D2O है उसका काम क्या होता है, एक कूलेंट की तरह काम करता है। वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या करता है, कूलेंट की तरह काम करता है, ठीक है। उसी तरह ग्रेफाइट रोड्स का भी यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक मॉडरेटर की तरह काम करते हैं, उनको रोकने में काम करते हैं, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, उनका रोकने का काम होता है। तो इसका मेनली काम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का कूलेंट की तरह काम करता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि हमें पता है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकते हैं, इसलिए उसको कंट्रोल मैनर में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम कूलेंट का किसका यूज करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दैट इज D2O का यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा हुआ है द ब्लैक बोर्ड सीम्स ब्लैक बिकॉज इट। अब ब्लैक बोर्ड है वो ब्लैक क्यों दिखता है, उसका मेनली रीजन क्या है। सो ऑप्शन नंबर ए इज डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, बी इज एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, रिफ्लेक्ट एवरी कलर, और डी रिफ्लेक्ट ब्लैक कलर। देखो तो होता क्या है कि जब कभी हमें चीज कोई ब्लैक दिखती है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर बॉडी ने सारी रेस को एब्जॉर्ब कर लिया है, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं किया। जब कभी भी कोई बॉडी सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी किसी भी रेस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, तो वहां पर जो हमें बॉडी दिखेगी वो कौन से कलर की दिखेगी, ब्लैक कलर की दिखेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, इसका मतलब है कि वो डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, ठीक है। तो यहां पर कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो होता क्या है कि हमें कलर दिखते क्यों है, कि मेरे को अगर रेड दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है, तो उसका रीजन क्या है। तो देखो इसमें सिंपल फिनोमेना ये होता है कि सपोज करो कि मेरे को ब्लू दिख रहा है, कि ब्लू कलर दिख रहा है किसी भी चीज का, तो इसका मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने बाकी सारे कलर्स एब्जॉर्ब कर लिए और जो ब्लू कलर है उसी को रिफ्लेक्ट किया, तो हमें वही चीज दिखती है जो रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन की वजह से हमें चीजें दिखती हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होकर कलर आता है वो हमें दिखाई देता है। उसी तरह रेड कलर क्यों किस चीज का रेड है, तो इसका मतलब है उसने बाकी कलर तो एब्जॉर्ब कर लिए बट रेड कलर का कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जब कभी कोई भी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया किसी बॉडी ने और कुछ रिफ्लेक्शन ही नहीं हुई इसमें, तो वो क्या दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है। तो यहां पर इसलिए ब्लैक बोर्ड क्यों दिखता है ब्लैक कलर का, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट नहीं करता कोई भी कलर को। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो 13 में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस। तो डायमेंशंस के ऊपर ये जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस भी काफी रहते हैं कि डायमेंशंस के ऊपर अब आजकल क्या दो ऑप्शंस को रिलेट करके कि अगर आपको एक सिंगल नहीं दिया जाएगा तो डिफिकल्टी को बढ़ाने के लिए आपसे दो ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि इन दोनों में से क्या इनके सेम यूनिट है या डिफरेंट यूनिट्स है। सो हमसे पूछा हुआ है कि इनमें से फॉलोइंग पेयर में से किसके सेम डायमेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बोला है इंपल्स एंड मोमेंटम, बी में बोला है वर्क एंड एनर्जी, सी में बोला है फोर्स एंड प्रेशर, डी में बोला है प्रेशर एंड स्ट्रेस। देखिए जो इंपल्स और मोमेंटम है, ठीक है, इन दोनों के क्या होते हैं, सेम यूनिट होते हैं। जो मोमेंटम के यूनिट होते हैं वही इंपल्स के होते हैं। आगे बोला है वर्क एंड एनर्जी, देखिए, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो जो एनर्जी क्या होती है कि जितना हम काम कर पाएंगे, ठीक है। तो वर्क और एनर्जी दोनों को कहां पे मेजर करते हैं, दोनों को जूल में ही मेजर करते हैं, तो दोनों के यूनिट सेम रहते हैं। अब यहाँ पर प्रेशर और स्ट्रेस की बात करें तो प्रेशर के क्या होते हैं, अगर पास्कल बोल देते हैं, या फिर प्रेशर क्या होता है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स के अगर हम बोले न्यूटन, एरिया की क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो इसके क्या होगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ठीक है। उस तरह स्ट्रेस भी क्या होता है, ठीक है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, कि कितनी फोर्स लग रही है कितनी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर।
तो देखो दोनों की यूनिट क्या है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया है, ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस। ठीक है, तो याद रखना कि प्रेशर और स्ट्रेस के यूनिट सेम रहते हैं, मतलब दोनों के यूनिट क्या रहेंगे, या तो पास्कल दिया होगा, पास्कल भी होते हैं, या तो दिया होगा न्यूटन मीटर इनवर्स 2। बट यहाँ पर अगर मैं फोर्स और प्रेशर की बात करता हूँ, हमें पता कि फोर्स के क्या होते हैं, न्यूटन होते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स होता है क्या हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास के क्या होते हैं, केजी, एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर सेकंड इनवर्स 2। तो फोर्स के तो यूनिट ये होते हैं, और प्रेशर के क्या रहते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में देखूं तो हमारे पास फोर्स के कितने हैं, केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2, और एरिया के आते हैं मीटर स्क्वायर। अब ये जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव, तो ये बन जाएगा केजी। अब देखो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती वहां पर 1 पावर होती है, और सेकंड इनवर्स -2, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। जब कभी भी ये टर्म क्या है, मल्टीप्लाई में है, इनको बोलते हैं बेस, ये होती है पावर्स। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती है, प्लस होती हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के जी m 1 - 2 इज -1, और सेकेंड इनवर्स 2, तो इसके यूनिट होते हैं के जी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, और ये होते हैं हमारे प्रेशर के जी मीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स 2, और फोर्स के क्या होते हैं, के जी मीटर सेकेंड इनवर्स 2। तो इन दोनों के यूनिट क्या होते हैं, सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज फोर्स एंड प्रेशर डजंट हैव द सेम यूनिट। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यही पूछा हुआ था कि डजंट हैव द सेम डायमेंशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैटर फॉर्म द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, कि इनमें से किस एलिमेंट या किस मैटर को यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज एल्यूमिनियम, बी सॉफ्ट आयरन, सी इज आयरन, और डी इज स्टील। सो देखिए जो ट्रांसफार्मर है उसको कोर को बनाने के लिए किस मैटर का यूज किया जाता है या किस मटेरियल का यूज किया जाता है, वो किया जाता है सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। अब रीजन क्या है सॉफ्ट आयरन को यूज करने का, स्टील यूज क्यों नहीं करते, आयरन यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है वो एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसका मतलब है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज करो कि अगर मैंने ज्यादा करंट वहां पे अप्लाई कर दिया तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इसकी हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा या कम करके, ठीक है। जबकि जो स्टील है ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक, ये परमानेंट होता है, मतलब इसको अगर हमने एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फिर लूज नहीं करता, जबकि ये क्या करता है, लूज कर देता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। जैसे हम स्विच ऑफ करेंगे सर्किट को तो ये सिंपल नॉर्मल सॉफ्ट आयरन में, मतलब फिर ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज हो जाएंगी, जबकि जो स्टील है ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करता। तो यही रीजन है कि फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में इसकी जब फिर से अगर यूज करना होगा तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को बढ़ाना या कम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, जबकि सॉफ्ट आयरन में ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इसलिए सॉफ्ट आयरन कोर का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए। और जो ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, वो किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो होता क्या है ट्रांसफार्मर में, देखो दो तरह यहाँ पर होती है, कोर होता है, कोर के ऊपर कॉइलिंग कर बैंडिंग करी होती है, ठीक है, इसको जोड़ा होता है किसी सोर्स या किसी बैटरी से, और इसके पास में क्या होता है, एक और कॉइल रखी होती है, बट वो कॉन्टैक्ट में नहीं होती, ठीक है, और इसके साथ कोई भी हमने अप्लायंस वगैरह जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइलिंग और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइलिंग। तो ट्रांसफार्मर का मेनली काम यही होता है कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करना किसी एसी सोर्स की विदाउट अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखना है और एसी सोर्स को कम या ज्यादा करने का काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो होता क्या है कि अब यहाँ पर जितना यहाँ पर जब करंट यहाँ से फ्लो करेगा तो उसकी वजह से इसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। वो हम यहाँ पर जब गैल्वेनोमीटर लगाएंगे, देखो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, वो बता देता है कि करंट की प्रेजेंस को बता देता है, वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा। डिफ्लेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, लेफ्ट में भी राइट में भी, बट जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी उसका मतलब उतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है। अगर डिफ्लेक्शन बिल्कुल माइनर सी होगी तो मतलब करंट कम फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगाया जाएगा, यहाँ से करंट ट्रांसफर किया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो वहां पर गैल्वेनोमीटर हमें उसकी प्रेजेंस को शो कर देगा। तो ये क्या होता है, आपस में टच नहीं करते ये, ठीक है, ये होती है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, आपस में टच नहीं करेंगे, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जब करंट फ्लो होगा तो यहां पर भी करंट इंड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से।
तो ये इसी के ऊपर हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। अब दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब स्टेप डाउन में क्या होगा, हमें यहाँ पर जो कॉइलिंग होगी वो ज्यादा होगी और यहाँ पर कम होगी। यहाँ पर ज्यादा कॉइलिंग होगी, यहाँ पे कम होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम कट जाएगा। स्टेप अप में क्या होता है कि यहाँ पे कॉइलिंग कम होगी, यहाँ पे कॉइलिंग ज्यादा कर दी होगी, यहाँ पर कॉइलिंग बढ़ा दी जाएगी। जितनी ज्यादा कॉइलिंग होगी उतना ज्यादा करंट यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो आगे हमने अप्लायंस लगाना होगा, यहाँ पे ट्रांसफर करना है, तो ज्यादा करंट ट्रांसफर होगा। तो ये सिंपल हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर का काम होता है कि स्टेप अप करना, स्टेप डाउन करना। कोर किसका यूज किया जाता है, सॉफ्ट आयरन का। दो तरह की बाइंडिंग होती है, प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग। और काम किसके ऊपर करते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज सॉफ्ट आयरन विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल अस, कि मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसके अंदर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच का जो, यह वेलोसिटी और टाइम, मतलब ये कोई भी अगर मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ये किस किस के बारे में बताता है, देखो सबसे पहले अगर मैं स्लोप की बात करूं, इसको बोलते हैं स्लोप, ठीक है। तो स्लोप की अगर बात करूं तो जो स्लोप बताती है वो एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो किसके बारे में बताती है, तो बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। अगर मेरे को पूछा हो कि इसका जी एरिया निकालो, कि यहाँ पर ये 0 है, ये कोई पॉइंट ए है, इसके बीच का अगर एरिया निकालना होगा मेरे को, ठीक है, तो वो एरिया कौन बताएगा, तो यहां पर यही बोला हुआ है कि जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो किसके बारे में बताता है। ऑप्शन नंबर ए टाइम के बारे में, बी एक्सेलरेशन के बारे में, सी डिस्प्लेसमेंट और डी वेलोसिटी। तो देखो अभी तो मैंने बताया कि ये स्लोप है, मतलब ये जो लाइन है ये बताती है हमें एक्सेलरेशन के बारे में, तो यहाँ एक्सेलरेशन तो नहीं होगा। टाइम के बारे में तो ये बताएगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी तीसरी चीज के बारे में बताएगा। तो ये किसके बारे में बताएगा, डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। एरिया अंडर जो ग्राफ होता है वो किसके बारे में बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सपोज करो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये 10 ले ली है मैंने, यहाँ पर 5 ले ली है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 10 है, ये 0 है। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां से तो मेरे को अगर स्लोप निकालनी होगी वो वैल्यू निकल जाएगी, बट अगर मैंने एरिया निकालना होगा तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से करेंगे हाफ इंटू, यहाँ वैल्यू 5 है, 0 से लेके 5 तक, बेस 5 और ये अगर हाइट की बात करें तो वो 10 है, तो यहाँ से इसका एरिया निकल आएगा 25 जो भी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो एरिया होता है वो किसके बारे में बताता है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताता है हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और जो स्लोप होती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो हमें बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। तो आपको ग्राफ्स के बारे में पता होना चाहिए कि सिंपल थिंग्स की, अगर मैं उन्होंने पूछा कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो सकती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इनिशियल फाइनल पोजीशन के ऊपर। तो अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर घूम रही है तो क्या हो गया, अगर बॉडी ने यहीं से स्टार्ट किया तो लास्ट में घूम के इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गई, तो जो इनिशियल पोजीशन था बॉडी का वही उसकी फाइनल पोजीशन है। तो अगर उन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी 0 हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकता। सो इस तरह के फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव अराउंड आर ऑल्सो कॉल्ड, कि जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, बी इज बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स, सी इज इनर इलेक्ट्रॉन्स और डी इज इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर देखो जो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं वो कहां पे मूव कर सकते हैं, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है, ठीक है। जो बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो ही फ्रीली मूव कर सकते हैं जो आउटर मोस्ट शेल पे होते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, कंप्लीटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो तो मूव नहीं कर सकते। बट जो बाहर के शेल में होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बैलेंस शेल होते हैं, इसको जिससे बैलेंसी बनती है, वही क्या होते हैं, वही रीजन होते हैं कंडक्शन का। तो मतलब जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से। अंदर के इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं करते कंडक्शन में, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर बी है विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो लिखा है वेयर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज एक्सपीरियंसेस ए फोर्स देयर इज एन, मतलब जब कभी कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो वहां पर क्या होगी।
ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रिकल फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, सी इज इलेक्ट्रिकल करंट, डी इज कन्वेंशनल करंट। सो देखो ये उन्होंने सिंपल हमें से लेफ्ट और राइट हैंड, आपने रूल सुना होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो इस तरह से हम अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं। देखो तो यहाँ पर ये वाला हमारा होता है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हमारा होता है फोर्स, और ये हमारा होता है करंट। तो ये तीनों क्या रहते हैं आपस में, क्या ऐसे मतलब ये ऐसे होते हैं। अगर 3D में देखा जाए तो ये बाहर की तरफ निकलेगा ऐसे, तो इसको मेरे को ऐसे शो करना पड़ेगा। ये तीसरा पॉइंट ऐसे निकला होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फोर्स हो गया, और जो करंट हो गया, करंट को शो करते हैं आई से। ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही पूछा हुआ है कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगी, तो वहां पर हमेशा क्या होगी, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, क्योंकि फोर्स भी एक्सपीरियंस करिए, कोई चार्ज भी है। तो तीसरा फैक्टर कौन सा रह गया हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो यहां पर क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, और तीनों क्या रहते हैं एक दूसरे के 90 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है। और ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये हमारे किसके बारे में बताता है, करंट की के बारे में बताता है, ठीक है, करंट के बारे में। लेफ्ट हैंड राइट हैंड किसके बताता है, इंड्यूस करंट के बारे में बताता है। एक है, एक बताता है करंट के बारे में, दूसरा बताता है इंड्यूस करंट के बारे में, कि करंट कौन सी डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है जब किसी की वजह से प्रोड्यूस हुआ वो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, कि चार्ज क्या करेगा वहां पर क्या होगी, जब फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर इज, सो ये तो वैसे काफी इजी क्वेश्चन है। पता होगा कि जो नेचर में 4 तरह की फंडामेंटल फोर्सेस पाई जाती हैं, ठीक है, उनमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इज इलेक्ट्रिकल फोर्स, बी इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सी इज वीक फोर्स, एंड डी इज मैग्नेटिक फोर्स। सो देखिए कौन कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स होती है, ठीक है, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, और एक होती है वीक फोर्स। सो इनमें से जो हमारी न्यूक्लियर फोर्स होती है, जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स में फोर्स लगती है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है नेचर की। जबकि जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यह है वीकेस्ट फोर्स नेचर की। अगर फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं तो जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स होती है, जिसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी बोलते हैं, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो क्या होती है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। तो आपको अगर ट्रेंड पूछा गया तो बता सकते हो कि पहले लास्ट में पहले स्ट्रॉन्ग फोर्स आएगी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक फोर्स, फिर आ जाएगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखो 19 में क्या पूछा हुआ है, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कि जो अप थ्रस्ट किसके इक्वल होता है, कि जितना बॉडी ने, कि अप थ्रस्ट कितना लगेगा ऊपर, बॉडी के ऊपर कितना ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, कितनी बॉइंट फोर्स लगेगी, वो इक्वल होता है कि कितना बॉडी ने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो ये इसको बोलते क्या है, ऑप्शन नंबर ए बोला है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बी बोला है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सी बोला है पास्कल्स लॉ, और डी बोला है कूलम्स लॉ। तो देखो इसको क्या बोलते हैं हम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, कि जितना बॉडी पानी के अंदर गई है तो उतना उसके ऊपर बॉइंट फोर्स लगेगी, और वो किसके इक्वल होता है, कि जितना बॉडी ने लिक्विड डिस्प्लेस किया होता है। तो ये तो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हो गया। अभी हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल और पास्कल्स लॉ के बारे में तो डिस्कस कर लिया था, कि जो पास्कल्स लॉ होता है वो स्टेशनरी लिक्विड के लगता है, और जो कभी भी बर्नौलीज प्रिंसिपल होता है वो डायनेमिक, मतलब जो कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा होता है उसमें लगता है हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर हम कूलम्स लॉ की बात करते हैं तो कूलम्स लॉ कुछ चार्जेस के बारे में बताता है। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो फोर्स होती है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के, ठीक है, मतलब दो चार्जेस जितनी ज्यादा फोर्स होगी, मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के प्रोपोर्शनल होती है, जितना चार्जेस पास पास होंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगी। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, कि जितना ज्यादा चार्जेस के बीच में डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स कम लगेगी। ये बताता है हमारा कूलम्स लॉ, ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो यहाँ पर जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतनी कम होगी, जितना ज्यादा प्रोडक्ट चार्जेस होगा, चार्जेस पास पास होंगे, उतनी ज्यादा क्या होगी, फोर्स ज्यादा अप्लाई होगी। तो इसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो अब आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी था दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल विल बी द राइट आंसर। अब मूव करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स। देखो न्यूटन किस में होता है, जो न्यूटन की बात करते हो ये होता है एसआई सिस्टम में, और जो डायन होता है वो किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में।
तो मतलब इसमें एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्जन करी हुई है। तो अगर मेरे को न्यूटन के पता है कि 1 न्यूटन में कितने होते हैं, तो न्यूटन के अभी मैंने देखा था कि क्या होता है, फोर्स इंटू एक्स, न्यूटन फोर्स क्या होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या हो जाएगा हमारा केजी, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी हमारी मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया एसआई सिस्टम में। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब सेकंड। ठीक है, मतलब मेरे को किलोग्राम को इसमें चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, तो कितने होते हैं 1000 ग्राम। मीटर को इसमें चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, तो कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो क्या रहेगा, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, क्योंकि दोनों में एसआई और सीजीएस में एस एस सेकंड ही होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये बनेगी 10 की पावर 3, ये बनेगी 10 की पावर 2। बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो कितना बनेगा 10⁵ और इसको बोलते हैं डायन। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डायन के इक्वल होता है। उसी तरह पूछा जाता है कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, तो देखो 1 जूल होता है हमारा एसआई सिस्टम में, और ये जब सीजीएस सिस्टम में चाहिए तो उसको बोलते हैं अर्ग। तो 1 जूल होता है 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कन्वर्जन्स की थोड़ी बहुत की थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁷ अर्ग के इक्वल होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁻⁴ डायन के इक्वल होता है। और ये सीजीएस सिस्टम होता है, और जो हमारा जूल हो गया, न्यूटन हो गया, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एसआई सिस्टम होते हैं। ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किए जाते हैं, ताकि वो जो कभी ट्रेड वगैरह में इरेगुलरिटीज थी, ठीक है, उसकी वजह से अलग अलग मतलब वेट और मेजर अलग अलग हो जाते थे, उनको सेम करने के लिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है 10⁻⁵ डायन विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। सो होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हुई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आपको पता ही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको नोट डाउन कीजिए बस, क्योंकि लास्ट के जो 10 से 15 दिन होते हैं वो यही होते हैं कि आपकी ज़्यादा से क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, अब आपने जितना पढ़ लिया होगा वो तो अब आपको आगे पेपर में पता लगेगा, बट अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपसे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, और क्वेश्चन किस तरह के लेवल के पूछे जा सकते हैं ये भी आपको पता चलेगा। सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।